नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज दोस्तों जिस टॉपिक के हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो है मांग और पूर्ति की लॉज। हालांकि मैं पिछली क्लास में कह के गया था कि पंचवर्षीय योजना, तो मैंने सोचा कि मांग और पूर्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, साथ के साथ ये करा देता हूं। और नेक्स्ट अपन टॉपिक ले लेंगे वो भारत में आर्थिक नियोजन वाला टॉपिक, पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक ले लेंगे। तो देखिए, आज बहुत ही शानदार प्रश्न है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सप्लाई। दोस्तों, प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न दिया है पूरक वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जाने आड़ी तिरछी लोच होती क्या है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में जो आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको कहते हैं आड़ी तिरछी लॉज। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखें, आड़ी तिरछी लॉज जो होती है ये बेटा एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन है, वो आड़ी तिरछी लॉज कहलाती है। और आड़ी तिरछी लॉज एक तो होती है पूरक वस्तुओं में, पूरक वस्तुओं में, और एक होती है प्रतिस्थापन वस्तु। आड़ी तिरछी लोच पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं में पाई जाती है। अगर पूरक वस्तुओं की मैं बात करूं तो पूरक वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, और प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच है वो हमेशा धनात्मक होती है। हमारे से प्रश्न पूछा है कि पूरक वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच क्या होगी। तो पूरक वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच है वो ऋणात्मक होती है। उत्तर तो हो जाएगा बी। अब यहां एक बात आपको ध्यान देने योग्य है, और ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे बच्चों, हमने रट रखा है पूरक वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच ऋणात्मक होती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच धनात्मक होती है। पर कई बार पेपर सेटर ऋणात्मक या धनात्मक नहीं लिख करके, ध्यान रखना, ऋणात्मक को तो लिखता है, वो लिखता है शून्य से कम, शून्य से कम। ऋणात्मक को लिखता है वो लिखता है बेटा शून्य से कम, शून्य से कम। और धनात्मक को लिख देता है शून्य से अधिक। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, कई बार ऋणात्मक नहीं लिख करके लिख देता ई लेस देन 0, और धनात्मक को बेटा लिख लेता है ई ग्रेटर देन 0। तो ध्यान रखें, ऋणात्मक की जगह शून्य से कम काम में ले सकता है, क्योंकि कोई वैल्यू ऋणात्मक कब होती है, जब वो 0 से कम हो। और बेटा धनात्मक की जगह काम में ले सकता है शून्य से अधिक। उत्तर हो गया इसका बी। दोस्तों, आप लोग भी साथ के साथ उत्तर दिया करो। दूसरा प्रश्न है, आनुपातिक विधि द्वारा मांग की मूल्य लोच मापने का सही सूत्र क्या है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखो देखें। बेटा आनुपातिक, आनुपातिक विधि है आनुपातिक, और आनुपातिक विधि का दूसरा नाम है प्रतिशत विधि। ठीक है, आनुपातिक या प्रतिशत विधि ये दी है प्रोफेसर फलस्ट ने। ठीक है, और आनुपातिक या प्रतिशत विधि से लोच निकालने का सूत्र है वो होता है ई डी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये मांग की लोच को निकालने का सूत्र होता है। मांग की लोच को निकालने का सूत्र होता है ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो देखो देखें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो पहला ही उत्तर सही हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो पहला ही उत्तर हो गया है, वो है ए। उत्तर इसका सही होगा। ध्यान रखना, आनुपातिक विधि कह दो, प्रतिशत विधि कह दो। इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर फ्लस्ट ने किया था। और इस विधि से मांग की लोच आपको ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र होता है ईडी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। दोस्तों ध्यान रखना,
बेटा कई बार अच्छा पेपर सेटर होता है तो इसको ऐसे भी दे देता है कि डी बराबर डेल्टा क्यू, क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है Q2 माइनस Q1, डेल्टा P होता है P2 माइनस P1 इंटू P अपॉन Q। इसी को ऐसे भी लिख सकता है क्योंकि डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा Q हमेशा Q2 माइनस Q1 होता है और डेल्टा P क्या होता है, P2 माइनस P1 होता है। तो आपको उलझाना हो तो ये नहीं देख करके ये भी दे सकता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। यदि x x के समानांतर क्षैतिज मांग वक्र बताता है कि मांग की लोच क्या है। ये कह रहा है बेटा कि मांग वक्र है ये OX के समानांतर क्षैतिज आकार का है, ठीक है, ये मांग वक्र है और इस प्रकार का जो आकार बनता है उसको कहते हैं क्षैतिज। और आपको पता है क्षैतिज मांग वक्र है, इस पर मांग की लोच हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। ध्यान रखना इन बातों। अगर कोई मांग वक्र लंबवत आकार का है, ये होता है लंबवत, ठीक है, ये लंबवत आकार है और लंबवत आकार है वहां पर लोच हमेशा क्या होती है, 0। और क्षैतिज आकार का मांग वक्र है तो उस पर लोच हमेशा होती है अनंत। और अनंत को ही क्या कहते हैं, अनंत को पूर्णतया लोचदार भी कहते हैं, पूर्णतया लोचदार, और इसी को अपरिमित लोच भी कहते हैं। उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका डी। शाबाश बेटा सरोज, बिल्कुल सही लिखा है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न बहुत शानदार लेके आया हूं मैं। एक घटक की पहचान कीजिए जो किसी वस्तु की मांग की लोच को नीचा रखता है। मांग की लोच नीचा का मतलब है इकाई से कम, या इसी को कह दो बेलोचदार। यानी हमारे से प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारण है जो वस्तु की मांग की लोच को कम रखता है, इकाई से कम रखता है, बेलोचदार रखता है। तो उस वस्तु के लिए उपयोगों की विविधता। तो बेटा वो ध्यान रखना, जिस वस्तु के जितने अधिक वैकल्पिक उपयोग होते हैं उस वस्तु की लोच उतनी ही अधिक होती है। तो उपयोगों की विविधता है, ऐसी कंडीशन में तो लोच अधिक होगी। उसका नीचा मूल्य, ध्यान रखना, कम मूल्य की वस्तुएं हैं, उसका नीचा मूल्य, कम मूल्य की वस्तुएं और अधिक मूल्य की वस्तुएं। कम मूल्य की वस्तुएं और अधिक मूल्य की जो वस्तुएं होती हैं उनकी लोच हमेशा कम होती है, जबकि मध्यम कीमत की जो वस्तुएं होती हैं उनकी लोच हमेशा अधिक होती है। उस वस्तु के लिए निकट प्रतिस्थापन, ध्यान रखना, प्रतिस्थापन वस्तुओं की संख्या अधिक होती है, उस वस्तु की लोच अधिक होती है। फिर है उस पर खर्च की गई उपभोक्ता की आय का बड़ा अनुपात। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसी वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता की आय का बड़ा भाग खर्च होता है, अगर उनकी लोच पूछता तो इकाई से अधिक होती है, और ऐसी वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता की आय का छोटा भाग खर्च होता है उनकी लोच पूछता तो इकाई से कम होती है। तो हमारे से पूछ रहा है कि लोच कब कहाँ है, तो देखो यहां अधिक है, यहां अधिक है, यहां अधिक है। उत्तर कौन सा आ जाएगा, बी, उसका नीचा मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, यदि एक वस्तु विलासिता की है तो उसकी मांग की आय लोच होती है। बेटा देखिए, विलासिता की वस्तुएं हैं, उनकी मांग की लोच है वो हमेशा इकाई से अधिक होती। अगर लोच आपने पढ़ी हो तो मैंने बेटा 3 प्रकार की आय लोच की बात करें, आय लोच, ठीक है। तो आय लोच में एक तो कहा था मैंने विलासिता की वस्तुएं, विलासिता, ठीक है। एक बताया था मैंने आरामदायक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, और एक मैंने बताया था अनिवार्य वस्तुएं। ध्यान रखना मेरे बच्चों, विलासिता की जो वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच हमेशा इकाई से अधिक होती है। आरामदायक वस्तुओं की जो आय लोच है वो इकाई के बराबर होती है।
और अनिवार्य वस्तुओं की आय लोच वो इकाई से कम होती है। ये तीनों का ही मैंने बता दिया। अब हमारे से क्या पूछा है, हमारे से पूछा है कि विलासिता की वस्तुओं की आय लोच, तो विलासिता की वस्तुओं की आय लोच एक से अधिक है, एक से अधिक है, और एक से अधिक है तो यह क्या होगी, प्लस में होगी। क्यों, जीरो से ऊपर अगर वैल्यू है तो प्लस में है, जीरो उदासीन होता है, और जीरो से नीचे कोई वैल्यू होती है तो वो माइनस में आती है। उत्तर क्या आएगा, धनात्मक तथा एक से कम, तो गलत है। ऋणात्मक किंतु एक से अधिक, गलत है। धनात्मक तथा एक से अधिक, उत्तर क्या होगा, सी। बेटा एक से अधिक है, इकाई से अधिक है, और इकाई से अधिक कोई वैल्यू है तो वो अपने आप किसमें होती है, धनात्मक होती है। उत्तर कौन सा आएगा, सी। नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की टेस्ट सीरीज एस विवेकानंद संस्थान में चल रही है, बहुत धुआंधार चल रही है। प्रश्न संख्या 6, यदि, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो बताएंगे। यदि बिजली की मांग बेलोस्तार, एक उदाहरण दिया है, वैसे तो आपको मैं बता दूं बिजली की मांग लोस्तार होती है क्योंकि बिजली के विभिन्न वैकल्पिक उपयोग होते हैं, और जिस वस्तु के जितने अधिक वैकल्पिक उपयोग होते हैं उसकी मांग लोस्तार होती है। पर यहां यदि लगाया, यदि का मतलब माना कि यदि बिजली की मांग बेलोस्तार है तथा बिजली के दाम बढ़ते हैं तो निम्न में से क्या संभावित है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के उत्तर लिखना। मैं को थोड़ा समराइज कर देता हूं। कह रहा है कि बिजली है, इसकी मांग है, वो बेलोस्तार है। बेलोस्तार का मतलब इकाई से कम है, ठीक है, बिजली की मांग बेलोस्तार है। और अगर बिजली की कीमत बढ़ गई, कीमत पहले की अपेक्षा क्या कर गई, बढ़ गई, पर यूनिट बिजली की कीमत बढ़ गई, तो इनमें से क्या संभावनाएं बनती है। पहला विकल्प दिया है, मांग की मात्रा अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में गिरेगी, मांग की मात्रा अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में गिरेगी, मांग की मात्रा अल्पकाल में बढ़ेगी लेकिन दीर्घकाल में गिरेगी, मांग की मात्रा अल्पकाल में गिरेगी लेकिन दीर्घकाल में बढ़ेगी। उत्तर आप दे दीजिए, कौन सा उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। हाँ सरोज, वैसे मैंने बता दिया बिजली तो कैसी होती है, लोस्तार पर। यदि, यदि का मतलब है माना की। बताओ, देखिए, लिखो फटाफट, क्या उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6, अभी तक किसी ने उत्तर नहीं लिखा है। चलो मैं ही बता देता हूं। अरे मेरे बच्चों, सीधी सी बात है, जब मांग है बेलोस्तार है, मांग की लोच इकाई से कम है, और इकाई से कम का मतलब होता है कीमत की अपेक्षा मांग की मात्रा में कम अनुपात में परिवर्तन का होना। कीमत की अपेक्षा मांग की मात्रा में कम अनुपात में परिवर्तन होना। तो कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या करेगी, घटेगी। पर किस अनुपात में घटेगी, चूंकि लोच बेलोस्तार है तो कीमत की अपेक्षा कम अनुपात में गिरेगी, कीमत की अपेक्षा कम अनुपात में गिरेगी, क्योंकि यहां जो प्रश्न दिया है उसमें मांग को बेलोस्तार माना है, मान के चला है। तो ध्यान रखना, उत्तर होगा मांग की मात्रा अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में गिरेगी, यानी कीमत की अपेक्षा मांग की मात्रा में कम अनुपात में परिवर्तन होगा। उत्तर होगा मेरे बच्चों यहाँ बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, मान लेते हैं कि एक मध्यम आकार के रेस्टोरेंट की मांग लोस्तार है। बेटा एक रेस्टोरेंट है और उसमें जो भी भोजन मिल रहा है उसकी मांग लोस्तार है। लोस्तार का मतलब इकाई से अधिक है, ठीक है। यदि प्रबंधक कीमत बढ़ाने का निर्णय ले रहा है, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो खाने की कीमत है वो बढ़ाने का निर्णय ले रहा है, तो इनमें से क्या संभावनाएं बनेगी। जो अपन ने पिछला प्रश्न देखा था 6, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, विपरीत है ये। वहां कीमत, वहां लोच बेलोस्तार ले रहे थे या लोस्तार ले रहे। अब बेटा लोस्तार क्या होती है, लोस्तार का मतलब होता है कीमत की अपेक्षा मांग की मात्रा में अधिक अनुपात में परिवर्तन का होना।
कीमत की अपेक्षा मांग की मात्रा में अधिक अनुपात में परिवर्तन का होना। तो सीधी सी बात है, मांग लोचदार है, कीमत बढ़ रही है। अब कीमत बढ़ रही है तो मांग घटेगी, मांग घटेगी और किस अनुपात में घटेगी? अधिक अनुपात में घटेगी, क्योंकि यहां लॉज कैसी ली है? लोचदार ली है। लोचदार ली और लोचदार का मतलब होता है कीमत की अपेक्षा मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन का होना। तो मांग की मात्रा में बड़ी गिरावट, मांग की मात्रा में बड़ी गिरावट, उत्तर कौन सा आएगा? ए। अब आप कहोगे कि गुरुजी इसमें बी क्यों नहीं लिया आपने? मांग में भारी गिरावट भी तो हो सकती है। बेटा ध्यान रखना, कीमत के साथ हमेशा होती है मांग की मात्रा और अन्य बातों के साथ होती है मांग। तो यहां कीमत में परिवर्तन दिया है और जहां कीमत में परिवर्तन आता है उसके साथ हमेशा मांग की मात्रा शब्द आता है, और अगर अन्य बातों के कारण परिवर्तन होता है तो वहां मांग आती है। इसलिए यह मांग में भारी गिरावट उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा मांग की मात्रा में बड़ी गिरावट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, अगर किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है और उसका मूल्य बढ़ता है। देखो, अगर किसी वस्तु की मांग है वो बेरोजगार है, इकाई से कम है और उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कुलवे विधि में से प्रश्न लिया गया है। अगर आप लोग लिखो, देखें मैं आपका स्क्रीन पे उत्तर देखने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, ये सारा मैं दे दूं, ये मार्शल की जो कुलवे विधि है उसमें से प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है और उसका मूल्य बढ़ता है तो कुलवे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कह रहा है समान रहेगा, बी कह रहा है बढ़ जाएगा, सी कह रहा है घट जाएगा, डी कह रहा है इनमें से कुछ भी नहीं होगा। उत्तर आप लोग लिखिए। प्रश्न संख्या 8 में देखता हूं कौन सही लिखता कौन गलत। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 8 का कोई उत्तर नहीं लिख पाया अभी तक। लिखा है सरोज ने 3 लिखा है, रिंकेश राव ने सी लिखा है, सी लिखा है और सरोज ने भी 3 लिखा है। तो मेरे को तो उत्तर आपका सही नहीं लग रहा है। अरे मेरे बच्चों, कुलवे बढ़ेगा क्यों? देखो, मांग की लोच इकाई से कम है। इकाई का मतलब अगर आप वस्तु की कीमत बढ़ा रहे हो पर फिर भी मांग की मात्रा में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कीमत बढ़ रही है पर लोच इकाई से कम है। इकाई का मतलब मांग में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आपका खर्चा है पहले की अपेक्षा क्या करेगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, अगर कीमत बढ़ रही और मांग लोचदार होती तो आपका कुलवे घटता, पर यह कह रहा है कि कीमत बढ़ रही है और मांग बेलोचदार है, यानी मांग में आप कीमत बढ़ा रहे हो पर मांग में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, आपको चीजें खरीदनी पड़ रही है, तो पहले की अपेक्षा आपका खर्चा वो क्या करेगा? बढ़ जाएगा। उत्तर होगा बी। प्रश्न बहुत ही जानदार और शानदार है ये। नेक्स्ट आप देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अति अनिवार्य वस्तुओं की कीमत लोच शून्य होती है। बात तो सही है, क्योंकि अति अनिवार्य वस्तुएं हैं, उनकी कीमत घटने और बढ़ने का इनकी मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेना ही पड़ेगा। तो बेटा जी ये तो बिल्कुल सही है। अनिवार्य वस्तुओं की कीमत लोच इकाई से कम होती है, ये भी बात सही है। आरामदायक वस्तुओं की कीमत लोच अपरिमित होती है, बिल्कुल गलत है। आरामदायक वस्तुओं की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। विलासिता की वस्तुओं की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है। उत्तर कौन सा? सी गलत है, क्योंकि सी कह रहा है कि साहब आरामदायक वस्तुओं की कीमत लोच अपरिमित होती है। नहीं बेटा, आरामदायक वस्तुओं की कीमत लोच अपरिमित नहीं होती है, आरामदायक वस्तुओं की कीमत लोच है ये तो इकाई के बराबर होती है। ध्यान रखें, मैंने पढ़ा रखा है, लिखवा रखा मैंने। अति अनिवार्य वस्तुओं की कीमत लोच शून्य,
अनिवार्य वस्तुओं की इकाई से कम, आरामदायक की इकाई के बराबर, विलासिता की वस्तुओं की कीमत लोच इकाई से अधिक। उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपूर्ति की लोच क्या होगी जब मूल्य में परिवर्तन 15 रुपए है, 15 से 12 हो गए, और जो इकाइयां हैं वो 6 से 5 रह गई। तो सबसे पहली बात तो हमने ये पता किया कि यहां सूक्ष्म परिवर्तन है, और सूक्ष्म परिवर्तन को निकालने के लिए बेटा बिंदु लोच विधि का प्रयोग किया जाता है। E बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आपको मैंने बता रखा है डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? Q2 माइनस Q1, और डेल्टा पी का मतलब होता है P2 माइनस P1। तो वैल्यू रखो E बराबर डेल्टा क्यू क्वांटिटी। तो देखिए Q1 पहली क्वांटिटी कितनी थी? 6, दूसरी क्वांटिटी कितनी है? 5, तो -1। डेल्टा पी पहली कीमत थी 15, दूसरी है 12, तो कीमत में परिवर्तन कितना आया है? कीमत में परिवर्तन है -3। फिर है P4 होती है पहली प्राइस कितनी है? 15। Q4 होती है पहली क्वांटिटी कितनी है? 6। E बराबर ये हो गया -15 अपॉन -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, और फिर आप देंगे तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 6, 3 से काट दिया। तो देखो 6 आटे 48, बच गया 2, 6 तिया 18, 0.83 उत्तर आ जाएगा 0.833। 0.833 इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रश्न संख्या 11। जब आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के समान अनुपात परिवर्तन मूल्य में हो तो उत्पादक की आपूर्ति होगी, लोच क्या होगी? देखो क्या कह रहा है कि आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के समान अनुपात परिवर्तन मूल्य में होता है। ये कीमत में परिवर्तन है, और ये पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन है। कीमत में परिवर्तन मान लो 10% है, और पूर्ति की मात्रा में भी 10% है। दोनों में परिवर्तन कैसा हो गया? समान अनुपात में हो गया। और समान अनुपात में जहां परिवर्तन होता है वहां अगर लोच पूछता तो वो होती E बराबर 1, जिसको अपन कहते हैं इकाई के बराबर। समान अनुपात में परिवर्तन होना इकाई के बराबर लोच कहलाती है। उत्तर क्या होगा? उत्तर है पूर्णतया लोचदार इकाई के बराबर। उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या है 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? पूर्ति की लोच को वस्तु के खाली स्थान में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में संवेदन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अरे भाई, पूर्ति की लोच क्या होती है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति की लोच किसके कारण होगा? वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। उत्तर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट आप देखिए, प्रश्न संख्या 13 है। कोई वस्तु है हॉट डॉग्स, और हॉट डॉग्स हैं, इसके मूल्य में परिवर्तन हुआ 22%। ठीक है, कीमत में परिवर्तन कितना परसेंट है? 22। और हॉट डॉग्स हैं, इसकी मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 25%। ठीक है, कीमत में 22% परिवर्तन है और वस्तु की मांग में 25% परिवर्तन है।
यानी कीमत की अपेक्षा वस्तु की मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन है, और अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है तो यह मांग की लोच होती इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, और इकाई से अधिक है उसको क्या कहा जाता है, इसको लोचदार कहा जाता है। इकाई से अधिक कोई क्या कहते हैं, लोचदार कहते हैं। उत्तर कौन सा आएगा इसमें, ए, लोचदार श्रेणी होगी। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होती है। पहला प्रश्न था, उसी में मैं व्याख्या बता चुका था। मैं बता चुका हूं कि पहले बात तो आड़ी तिरछी लोच या तो कौन सी वस्तुओं में होती है, पूरक वस्तुओं में, और या किस में होती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं में। पूरक वस्तुओं में आड़ी तिरछी लोच पूछता है ऋणात्मक, ऋणात्मक कहते हैं शून्य से कम, और प्रतिस्थापन की पूछता है तो धनात्मक, और धनात्मक को कहते हैं शून्य से अधिक। तो बेटा धनात्मक होगी। उत्तर कौन सा आएगा इसमें, सी। प्रश्न संख्या 15, पूर्ति की लोच एक से अधिक होगी जब, एक से अधिक का मतलब इकाई से अधिक, और इसी को आप कह दो लोचदार। ये कह रहा है कि साहब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक कब होगी, या पूर्ति की लोच है वो लोचदार कब होगी। तो सीधी सीधी बात है, पूर्ति की लोच लोचदार कब होगी, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो तो पूर्ति की लोच है वो एक से अधिक होगी। तो देखो देखें, पहला कह रहा है मूल्य में परिवर्तन पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। तो मूल्य में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति में कम हो रहा है, तो ये तो इकाई से कम हो जाएगी, तो मूल्य में ज्यादा बता रहा है। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर पूर्ति में परिवर्तन का अनुपात है वो कीमत में परिवर्तन के अनुपात से ज्यादा है तो पूर्ति की लोच एक से अधिक होगी। उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के समान अनुपात में हो या तो इकाई के बराबर होगी। उत्तर कौन सा होगा यहाँ, उत्तर होगा बेटा हमारा बी। दोस्तों दबा के क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट्स किया करो। दोस्तों रिसर्च असिस्टेंट है किबिट एस विवेकानंद संस्थान में चल रही है, जो विद्यार्थी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। यदि पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोचदार है, बेलोचदार है और उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो कीमत और साम्य मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, चित्र बना करके इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोचदार है, और हम जानते हैं कि पूर्णतया बेलोचदार वक्र होता है वो लंबवत होता है, ठीक है, ये है पूर्णतया बेलोचदार। और ये कह रहा वस्तु की मांग बढ़ गई, ये पहले वस्तु की मांग थी डी, यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पे साम्य था, ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी थी। अब क्या कह रहा है कि मांग बढ़ गई, बढ़ती किस तरफ है, बढ़ती किस तरफ है, दाईं तरफ। तो ये कर दिया अपने D2 तो नया साम्य कहां बनेगा, नया साम्य वहां बनेगा जहां नई मांग रेखा पूर्ति रेखा को काटे। तो यहां काट रही है, ठीक है। अब देखो यहां आप देख रहे हो तो कीमत तो पहले की अपेक्षा क्या कर गई, बढ़ गई, पर मात्रा क्या है, स्थिर है। उत्तर क्या होगा, कीमत और साम्य मात्रा दोनों बढ़ जाते हैं, गलत है। कीमत और साम्य मात्रा दोनों घट जाते हैं, गलत है। कीमत बढ़ जाती है और साम्य मात्रा स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है। कीमत बढ़ रही है, साम्य मात्रा स्थिर है, ऐसा
कोई भी प्रश्न आता है बेटा वो डायग्राम बना करके इसको हल करना, क्योंकि अगर डायग्राम बना करके आप हल करोगे उत्तर है उसके गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। प्रश्नों का लेवल बड़ा अच्छा लिया मैंने। निम्न में से किस विधि का प्रयोग पूर्ति की लोच को मापने में नहीं किया जाता? बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दोगे कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग पूर्ति की लोच को मापने में नहीं किया जाता है? प्रश्न संख्या 17। मैं स्क्रीन पर आपके कमेंट्स देख रहा हूं, बताइए, देखिए फटाफट प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा? सरोज यादव 4 लिख रही है, और लिखो देखें। डी लिख रहे हैं चौधरी जी, डी लिख रहे हैं, क्या नाम, नीलम, नदीम जी, बिल्कुल सही है बेटा। ध्यान रखना, पूर्ति की लोच को मापने के लिए कुलवे विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। मांग की लोच को मापने की 4 विधियां होती है, प्रतिशत विधि, बिंदु लोच विधि, चाप लोच विधि और कुलवे विधि। ये मांग की लोच को मापने की विधियां हैं। पूर्ति की लोच को मापने के लिए कुलवे विधि का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है पूर्ति से व्यय नहीं होता है, पूर्ति से आय होती है। और ये बताई दूं आपको, प्रतिशत विधि है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर फलस्ट ने किया था। बिंदु लोच विधि है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर बॉल्डिंग ने किया था। चापलोच विधि है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर लिभास्की ने किया था। और कुलवे विधि है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। ध्यान रखना, मान की लोच को मापने की तो ये चारों विधियां हैं, पर पूर्ति की लोच को मापने के लिए इनमें से कुलवे विधि का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 18। पूर्ति की मात्रा में होने वाले सूक्ष्म या नगण्य परिवर्तन का माप करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आप लोग लिखिए, ये भी बड़ा आपके लेवल का ही प्रश्न है कि पूर्ति की लोच को मापने के लिए किस सूक्ष्म परिवर्तन को मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए फटाफट लिख दीजिए, 18 में क्या उत्तर होगा? 18 का उत्तर लिख दीजिए। बहुत बढ़िया सरोज, शाबाश। गौरव शर्मा जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है, बिंदु लोच विधि, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, शाबाश। बच्चों ध्यान रखना, बेटा लोच आप निकालते हैं, ठीक है, चाहे मांग की लोच निकालो चाहे पूर्ति की लोच निकालो। एक तो होता है सूक्ष्म या नगण्य परिवर्तन, और एक होता है बड़ा या व्यापक परिवर्तन। बेटा सूक्ष्म परिवर्तन है, इसका माप करने के लिए बिंदु लोच विधि काम में आती है, बिंदु लोच विधि है ना। और बड़े परिवर्तन को मापने के लिए चापलोच विधि का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के सूत्र भी अलग अलग है। बेटा अगर मैं बात करूं बिंदु लोच की, तो इसका सूत्र होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। चापलोच का सूत्र आप देखें तो चापलोच का सूत्र होता है ES बराबर Q1 माइनस Q2 Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 P1 माइनस P2। ठीक है, उत्तर कौन सा हो गया? बी हो गया। प्रश्न संख्या 19। वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन किया जाए, पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन किया जाए, पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये कौन सी लोच होती है? ये पूर्णतया बेलोस्तार श्रेणी होती है, पूर्णतया बेलोस्तार श्रेणी होती है। देखो ये रहा,
बेटा ये कीमत है, ये पूर्ति की मात्रा है, ठीक है। ये हो गया एस लंबवत, और लंबवत में लोच क्या होती है, ई बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखो पहले कीमत पी है तो भी पूर्ति की मात्रा क्यू है, अगर कीमत बढ़ गई तो भी पूर्ति की मात्रा वही है, अगर कीमत घट गई तो भी पूर्ति की मात्रा वही है। यानी कीमत घटने और बढ़ने का पूर्ति की मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और पूर्ति की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी लोच क्या है, परिवर्तन की दर शून्य है, और जहां परिवर्तन की दर शून्य होती है उसको कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार। उत्तर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। वस्तु की कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा में अधिक अनुपात में परिवर्तन होना। देखिए ये कीमत में परिवर्तन है, कीमत में परिवर्तन, यह है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। मान लो कीमत में परिवर्तन है 10 और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन है 15%, तो ये अधिक अनुपात में हुआ, और अधिक अनुपात में होगा उसको कहते हैं इकाई से अधिक, और इकाई से अधिक है, इकाई से अधिक को क्या कहते हैं बेटा, इकाई से अधिक कह दो या इसी को लोचदार कह दो। उत्तर कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपूर्ति की मांग और पूर्ति की लोच से जुड़े हुए 20 प्रश्न हैं वो लिए हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस तरीके का एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो उसके गलत होने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी कल, उसमें हम बात करने वाले हैं वो है 5 ईयर प्लान, भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना के 20 प्रश्न लेकर के कल मैं 9:30 बजे उपस्थित रहूंगा। दोस्तों तब से आपका दायित्व बन जाता है कि क्लास को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ ताकि इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिले, चाहे वो कॉमर्स व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरए की तैयारी कर रहा हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर्स एसएसटी की तैयारी कर रहा हो, आरए की तैयारी कर रहा हो, एसओ की तैयारी कर रहा हो, एएसओ की तैयारी कर रहा हो। मैं कॉमन टॉपिक ले रहा हूं जो सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे। थैंक यू।